हेलो एवरीवन, आज का हमारा टॉपिक है एपिडेमियोलॉजी ऑफ डेंटल कैरीज, जो कि एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डेंटल कैरीज। डेंटल कैरीज, अकॉर्डिंग टू दिस वर्ड इन लैटिन, इट इज़ मीन रॉट और डीके, मतलब कि सड़ा हुआ या गला हुआ। इन ग्रीक वर्ड कर मीन्स डेथ, किसी भी चीज़ की डेथ हो जाना। तो इट इज़ अ मल्टी फैक्टोरियल डिजीज ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब इसके लिए एक फैक्टर नहीं है रिस्पॉन्सिबल, बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो रिस्पॉन्सिबल हैं। तो इसे हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं? इट इज़ डेंटल केरीज इज डिफाइंड एज प्रोग्रेसिव irreversible microbial disease that affecting the hard part of the tooth exposed to the oral environment, resulting in demineralization of inorganic content and dissolution of organic constituents, thereby leading a cavity formation. तो ये क्या होती है? एक प्रोग्रेसिव माइक्रोबियल डिजीज है। ठीक है, जैसे पहले देखिए यहाँ इनेमल में इसने किया, आगे प्रोग्रेस होने के बाद में इसने डैमेज किया डेंटिन को, उसके बाद आगे प्रोग्रेस होने के बाद में इसने पल्प को करा डैमेज। तो डीमिनरलाइजेशन कर देता है ये, जो भी इनऑर्गेनिक पोर्शन रहता है टूथ का, उसका डीमिनरलाइजेशन होता है, और जो ऑर्गेनिक पोर्शन रहता है उसका ये डिसोल्यूशन करता है। ठीक है, और फिर क्या करता है? ये एक कैविटी को फॉर्म कर देता है। तो देखिए यहाँ इनेमल तक सीमित है ये केरीज, उसने डेंटिन को इन्वॉल्व किया, देन पल्प को इन्वॉल्व करके पल्पाइटिस किया, और आगे इसने गम्स को इन्वॉल्व करके पेरोडोंटाइटिस किया। तो ये स्टेज रहती है केरीज डेवलपमेंट की। देन क्लासीफाई हम कैसे कर सकते हैं केरीज को? अकॉर्डिंग टू द लोकेशन, किस जगह पे है टीथ के। ठीक है, जैसे ये टूथ है हमारा, तो ये पिट्स एंड फिशर हो गया, ये स्मूथ सरफेस हो गया, ठीक है, ये रूट पे हो गया। तो ये लोकेशन के हिसाब से। देन क्लिनिकल अपीयरेंस कैसा दिखता है? वो इंसिपिएंट, मतलब डॉट की तरह है, या फिर कैविटेशन, कैविटी की तरह है, या ग्रॉस डिस्ट्रक्शन, मतलब उसने ज़्यादा डैमेज करा है क्या। ठीक है, देन अकॉर्डिंग टू डिजीज प्रोग्रेशन, एक्यूट है, क्रॉनिक है, अरेस्टेड है, रैम्पेंट है। एक्यूट मतलब अभी जस्ट स्टार्ट हुई है, क्रॉनिक मतलब लंबा समय हो गया उसे, अरेस्टेड मतलब होने के बाद वहीं पे स्टॉप हो गई है वो, रैम्पेंट मतलब एकदम से स्प्रेड होने वाली जो डिजीज रहती है डेंटल कैरियर, वो रैम्पेंट। देन हिस्ट्री के हिसाब से ये प्राइमरी मतलब अभी है, हुई है, ये सेकेंडरी और रिकरेंट है, मतलब होने कैविटी वापस जिसमें हुई हुई है उसमें वापस दोबारा से कैविटेशन स्टार्ट हुआ है, या रिकरेंट हो रही हैं बार बार। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हो गया। अब अलग अलग टीथ जो हैं वो ससेप्टेबल रहते हैं डेंटल केरीज से। तो सबसे पहले जो अगर हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू हैंगर्सटॉन स्टडी, उन्होंने रैंकिंग दी है टीथ की ससेप्टेबिलिटी टू केरीज के लिए, कि जो मैंडिबुलर फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर्स हैं, ठीक है, वो ज़्यादा ससेप्टेबल हैं, फर्स्ट और सेकेंड मोलर। देन नेक्स्ट आते हैं मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर। ठीक है, ये मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकेंड मोलर आया। फिर देन मैंडिबुलर बाइकस्पिट, जो सेकेंड बाइकस्पिट्स रहते हैं। ठीक है, जो ये सेकेंड बाइकस्पिट रहेगा वो रहेगा, वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे ये फर्स्ट वाला तो यहाँ छूट गया। देन मैक्सिलरी फर्स्ट एंड सेकेंड बाइकस्पिट, फिर ऊपर वाले जो बाइकस्पिट्स हैं वो आएंगे। देन मैक्सिलरी सेंट्रल इंसाइजर्स एंड लेटरल इंसाइजर्स रहेंगे। यहाँ मैक्सिलरी सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स रहेंगे, कैनाइन बीच में लास्ट में रहेगा। देन फोर्थ नंबर पे मैक्सिलरी कैनाइन एंड मैंडिबुलर फर्स्ट बाइकस्पिट्स, देन मैंडिबुलर सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स एंड मैंडिबुलर कैनाइन। थर्ड मोलर जनरली चिल्ड्रन में इरप्टेड नहीं रहता है, तो उसे स्टडी नहीं, हम इसमें इन्वॉल्व नहीं करते हैं। दूसरा क्लासिफिकेशन जो है केरी ससेप्टिबिलिटी का, वो ये रहता है कि अपर और लोअर फर्स्ट मोलर्स जो है वो इन्वॉल्व रहते हैं 95%। देन अपर एंड लोअर सेकेंड मोलर्स जो रहते हैं
अपर एंड मोलर, हाँ फर्स्ट मोलर्स जो हैं वो 95%, देन अपर एंड लोअर सेकंड मोलर्स जो हैं वो 75%, देन अपर सेकंड बाइकस्पिड्स जो रहते हैं 45%, अपर फर्स्ट बाइकस्पिड्स 35%, लोअर सेकंड बाइकस्पिड 35%, देन अपर सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर होते हैं 30%, अपर कस्पिड्स एंड लोअर फर्स्ट बाइकस्पिड्स जो रहते हैं वो 10%, देन लोअर सेंट्रल एंड लेटरल इंसाइजर्स जो हैं वो 3% एंड लोअर कस्पिड्स जो हैं वो 3%। तो ये केरीज ससेप्टिबिलिटी है। देन एपिडेमियोलॉजी जो है डेंटल केरीज को, उसको हम आगे फर्दर हिस्ट्री देखते हैं उसकी। तो केरीज इन प्री हिस्टोरिक मैन 3000 to 750 BC. Dental caries is probably a disease of modern civilization since prehistoric man rarely suffered from this tooth destruction. वो कम सफ़र होते थे प्री हिस्टोरिक मैन जो रहते थे। एंथ्रोपोलॉजिक स्टडीज़ में देखा है कि जो डॉलिकोसेफेलिक स्कल्स की जो मैन हैं प्री नियोलिथिक पीरियड के अंदर उनमें केरीज नहीं होती थी, जबकि जो ब्रेकियोसेफेलिक स्कल्स हैं नियोलिथिक पीरियड के अंदर उनमें केरियस लीजन होता था। ठीक है, तो पहले प्री हिस्टोरिक मैन में नहीं है, बाद में जो है स्कल के अंदर मैन में दिखा है। द केरियस लीजन वर फाउंड एट और जस्ट बिलो द कॉन्टैक्ट पॉइंट, कॉन्टैक्ट पॉइंट्स के जस्ट नीचे यहाँ पर केरीज हमें देखने को मिलती है। अब लो इंसिडेंस जो है एंशियंट मैन में हम कह रहे हैं कि लो है, क्यों? बिकॉज उनका कार्बोहाइड्रेट कंटेंट लो होता था, प्लस वो नेचुरल डाइट लेते थे। ठीक है, देन कोर्स एंड नॉट फुली प्रिपेयर्ड और कुक्ड। ठीक है, कुक्ड वगैरह ये लोग डाइट नहीं लेते थे और इनमें नेचुरल डाइट हुआ करती थी। बट आफ्टर बाय अबाउट 17th सेंचुरी, ठीक है, देयर इज इंक्रीज इन टोटल केरीज एक्सपीरियंस। बाद में प्री हिस्टोरिक मैन के बाद में जो 17th सेंचुरी में अगर हम लोग देखते हैं तो अभी तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है केरीज में। तो इसका हम ग्लोबल सिनेरियो अगर हम देखते हैं तो डेंटल केरीज इज अफेक्टिंग 60 to 90% ऑफ स्कूल चिल्ड्रन एंड वास्ट मेजॉरिटी ऑफ एडल्ट्स। इट इज़ मोर प्रिवलेंट ओरल डिजीज इन एशियन एंड लेटरल अमेरिकन कंट्रीज while it is less common and less severe in African countries। तो ज़्यादा severe ये कहाँ है? एशियन एंड लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ में, और लेस कॉमन है ये अफ्रीकन कंट्रीज़ में। फर्स्ट ग्लोबल मैप विद डेटा ऑन DMFT फॉर 12 ईयर ओल्ड वॉज प्रेजेंटेड इन 1969। पहला डेटा 1969 में दिया जिनमें हाई प्रिवलेंस ऑफ केरीज थी इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज़ के अंदर एंड लो वैल्यूज़ थी डेवलपिंग कंट्रीज़ में, क्योंकि वो स्टिल डेवलप थी, उनकी डाइट वगैरह बिल्कुल डिफरेंट थी। WHO रिकॉर्ड्स इन दैट अनट्रीटेड डेंटल केरीज इज परमानेंट इन मोस्ट ऑफ द कॉमन हेल्थ कंडीशन अकॉर्डिंग टू ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज 2017। तो WHO ने ये बताया कि डेंटल केरीज जो टूथ डिके जो है वो परमानेंट टीथ में ज़्यादा कॉमन दिख रहा है। ठीक है, मोस्ट कॉमन हेल्थ कंडीशन है ये। ग्लोबल बर्डन अगर हम डिजीज़ का 2017 पे अगर हम देखते हैं तो ये 3.5 बिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड अफेक्टेड है। ठीक है, जिसमें परमानेंट टीथ जो है वो ज़्यादा कॉमन कंडीशन में इन्वॉल्व है। 2.3 बिलियन पीपल जो है दे आर सफरिंग फ्रॉम केरीज ऑफ परमानेंट टीथ एंड मोर देन 530 मिलियन चिल्ड्रन सफ़र फ्रॉम प्राइमरी टीथ। तो ये क्या कर रही है? प्राइमरी और परमानेंट दोनों ही टीथ को इन्वॉल्व कर रही है। ठीक है, तो अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो प्रिवलेंस जो है डेंटल केरीज का चिल्ड्रन 10 to 14 ईयर्स एज में हमने अलग अलग दिया। तो इथोपिया के अंदर पहले 0.2 था, अब इंक्रीज होके वो 1.6 आया। मतलब DMFT डिकेड मिसिंग फिल टीथ जो है वो स्कोर उनका सबका बढ़ा हुआ आया। कितने? 17 सालों में। अगर हम फ्रेंच पॉलिनेशिया में देखें तो नेग्लिजिबल था, लेकिन बाद में उसका 7.5 आया 50 ईयर्स के अंदर देखा जाए। तो ये क्या डेंटल केरीज जो है जनरली इंक्रीज हो रही है। अगर हम वर्ल्ड वाइड भी देखें तो ये धीरे धीरे पहले जो कम था अब वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। इंडियन सिनेरियो में अगर हम देखते हैं तो WHO रिपोर्टेड DMFT स्कोर 3.94 फॉर इंडिया। According to National Oral Health Survey 2002 and 2003, states that children aged of
12 ईयर्स, जो चिल्ड्रन 12 ईयर्स की जो एज है उनमें केरीज प्रेवलेंस 53.8% है और डीएमएफटी उसका 1.8 है, जबकि 35 to 44 ईयर्स के अंदर वो जो उसका प्रेवलेंस है वो 80.2% है और डीएमएफटी जो है वो 5.4 है, मतलब कि वो बढ़ा है 35 to 44 एज ग्रुप में। और 65 to 74 एज ग्रुप में हम देखते हैं तो प्रेवलेंस जो है वो 85 है और मीन डीएमएफटी जो है 14.9 है। तो ये चीज़ क्या है, इंक्रीज है। इन ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया द 15-year-old हैव हायर केरीज प्रेवलेंस एंड मीन डीएमएफटी। ठीक है, 15 साल के बच्चे का ज़्यादा केरीज प्रेवलेंस और मीन डीएमएफटी है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न रीजन्स ऑफ इंडिया में कंपेयर टू 12-year-old। ठीक है, तो 15 ईयर्स में ज़्यादा है क्योंकि वो ज़्यादा केयर इतना नहीं करते हैं। 12 ईयर्स में फिर भी थोड़ा केयरिंग नेचर वगैरह रहता है। देन अक्रॉस इंडिया 60 to 74-year-old हैव हाईएस्ट डीएमएफटी 7.1 एंड इन नॉर्थ एंड साउथ इंडिया 65 to 74-year-old have highest caries prevalence, that is 84% and 85% respectively। ठीक है, तो ये हमारा इंडियन सिनेरियो है जो कि इंक्रीजिंग केरीज प्रेवलेंस को शो कर रहा है। अगर हम लोग अलग अलग एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ को देखते हैं तो इन 1940 डे टंडन दैट दे कंडक्टेड अ स्टडी इन लाहौर। The caries prevalence is 94.04% in age group 5 to 18 years. In 1947, Shori conducted in Ajmer in age group 6 to 18 years. That will be caries prevalence was 33.7%. And Ashwini Rao in 1999 in Karnataka they conducted caries prevalence 76.9% in 5 to 12 years of age group. Like this, if we study, the caries prevalence was 54% in Mahi Zabeen R and Sudha P Kulkarni SS, and they conducted in Hubli Dharwad. The caries prevalence is 54.1 in 3 to 5 years of age. And in 2018 when study conducted, Janki C and Anthony B and Joseph J, they conducted in southern region. The caries prevalence was 49% in 5 and 12 years of age group. देखिए अब यहाँ 5 लिया है इन्होंने और 12 years of age group, 5 to 12 नहीं है यहाँ पर। ठीक है, तो ये एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ है जो कि अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट की गई है डेंटल केरीज प्रेवलेंस के लिए डिफरेंट एज ग्रुप में। डेंटल केरीज को मेजर करने के लिए जो हम इंडाइसेस यूज़ करते हैं, डीएमएफटी, डीएमएफएस, डिकेड मिसिंग फिल्ड टीथ एंड डिकेड मिसिंग फिल्ड सर्फेसेस, ये परमानेंट टीथ के लिए रहता है और जो ये हमारा प्राइमरी टीथ के लिए डीएमएफटी एंड डीएमएफएस। देन स्टोन्स इंडेक्स, मॉलर्स इंडेक्स, केरीज सिवेरिटी इंडेक्स, देन केरीज सिवेरिटी इंडेक्स फॉर प्राइमरी टीथ, caries susceptibility index, DMFS percentage index, modified DMFT index, clinical and radiographic criteria, root caries index, oral health status index, functional measure index, टिश्यू हेल्थ इंडेक्स एंड डेंटल हेल्थ इंडेक्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडाइसेस हम डेंटल केरीज को रिकॉर्ड करने के लिए देते हैं। अब मेन टॉपिक आता है हमारा एपिडेमोलॉजी जो कि हम स्टडी कर रहे हैं। तो ये एपिडेमोलॉजिकल ट्रायड में आते हैं हम। एनवायरनमेंट रहता है हमारा एक फैक्टर, एक रहता है हमारा एजेंट, एक रहता है हमारा हॉस्ट। तो देखिए ये कैसे तीनों चीज़ें इंटर रिलेटेड रहती हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि डेंटल केरीज जो हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में पूछा जाता है। ठीक है, कीज डायग्राम क्या होता है? तो ये कीज डायग्राम जो है इसमें न्यूब्रन ने दिया है और 4 प्रिंसिपल फैक्टर्स हैं डेंटल केरीज के। इसमें इन्होंने एक नया फैक्टर टाइम को भी ऐड किया है। डेंटल केरीज इज अ मल्टीफैक्टोरियल डिजीज इन विच देयर इज इंट्रैक्शन बिटवीन द 3 प्रिंसिपल। ठीक है, होस्ट टिश्यू, एजेंट टिश्यू एंड एनवायरनमेंट। ठीक है, एंड फोर्थ फैक्टर दैट इज एडेड is time. This concept is shown in Keyes diagram. ठीक है, ये जो फोर्थ है Keyes diagram में बताया गया है। All factors must be present and interact with each other to dental caries to develop. ऐसा नहीं है कि खाली host है तो dental caries हो जाएगी या agent है
तो डेंटल केरीज हो जाएगी। इन सब को प्रॉपर वे में प्रेजेंट होना पड़ेगा, तब जाके डेंटल केरीज जो है वो डेवलप होगी। देन हॉस्ट फैक्टर, तो सबसे पहला हॉस्ट फैक्टर में अगर हम देखते हैं तो हॉस्ट का जो रहता है वो टूथ स्ट्रक्चर क्या रहेगा, ठीक है। तो कंपोजिशन अगर हम देखते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस एंड वाटर इन इनेमल, डेंटिन एंड सीमेंटम। तो इनेमल में इनेमल 4% रहता है ऑर्गेनिक कंटेंट, डेंटिन में 35% रहता है और सीमेंटम में 50 to 55% रहता है। और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जो है वो 96%, इनेमल में, डेंटिन में 65% एंड सीमेंटम में 45 to 50%। तो ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि आप टूथ स्ट्रक्चर का कंपोजिशन बताइए। और दूसरा फैक्टर्स हम देखते हैं जो डेंटल केरीज से रिलेटेड रहता है, वो होता है कि मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स, डीप नैरो एंड ऑक्लूजल फिशर्स, बकल एंड लिंगुअल पिट्स अगर प्रेजेंट रहते हैं। देखिए ये डीप हैं, नैरो हैं, फिशर्स हैं, क्योंकि इनको क्लीन ठीक से नहीं किया जा सकता है, उसकी वजह से जो है वो हॉस्ट फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल रहते हैं डेंटल केरीज के लिए। देन ऑल्ट्रेशन ऑफ टूथ स्ट्रक्चर मे बी डिस्टर्बेंस इन फॉर्मेशन ऑफ कैल्सिफिकेशन, अगर टूथ स्ट्रक्चर में ऑल्टर है और कैल्सिफिकेशन ठीक से नहीं हुआ है तब भी डेंटल केरीज होने के चांसेस होते हैं। देन केमिकल नेचर अगर हम देखते हैं, डाई कैल्शियम फॉस्फेट डाईहाइड्रेट एंड फ्लोर एपेटाइट मेक द इनेमल रेजिस्टेंट, ठीक है। इनेमल को ये जो दोनों चीज़ें हैं वो रेजिस्टेंट बनाती हैं, जिसकी वजह से केरीज अटैक इतना नहीं हो पाता है। देन हायर द सॉल्युबिलिटी ऑफ इनेमल ग्रेटर विल बी द केरीज, अगर ये फ्लोर एपेटाइट और ये डाइहाइड्रेट क्रिस्टल्स अगर नहीं रहेंगे तो इनेमल क्या होगा, सॉल्युबल होगा, और उसकी वजह से डेंटल केरीज होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। मिनरल कंटेंट अगर इनेमल में है ज़्यादा, तब अकॉर्ड विद द एज के हिसाब से अगर मिनरल कंटेंट उसमें डिपॉजिशन ज़्यादा है टीथ के अंदर तो वो भी ज़्यादा रेजिस्टेंट हो जाएगा एसिड अटैक, केरियस अटैक के लिए और एसिड अटैक के लिए। देन टूथ पोजीशन अगर हम देखते हैं, टीथ इज माल अलाइन, अगर अलग टीथ जो है वो टीथ आर अगर माल अलाइन, रोटेटेड और आउट ऑफ पोजीशन, जिन्हें हम डिफिकल्ट टू क्लीन है, देन ऑल्सो दे कैन फेवर फूड एंड डेब्रिज एक्यूमुलेशन एंड लीड टू कैविटी। तो ये सारे फैक्टर्स हॉस्ट के अंदर, टूथ स्ट्रक्चर के अंदर आते हैं जो कि डेंटल केरीज के लिए ससेप्टेबल हैं। देन सलाइवा भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है। टीथ आर इन कांस्टेंट कांटेक्ट विद द बाथ, कांस्टेंट कांटेक्ट एंड बाथ इन सलाइवा, तो सलाइवा के साथ में कांटेक्ट में रहते हैं ये, जिसकी वजह से क्या होता है, जो स्टेट ऑफ ओरल हेल्थ है पर्सन की वो डिटरमाइंड होती है। बिकॉज सलाइवा का मेन फंक्शन क्या होता है, रिमूवल ऑफ माइक्रोफ्लोरा एंड फूड डेब्रिज फ्रॉम द माउथ, ठीक है। माइक्रोफ्लोरा को और फूड डेब्रिज को माउथ से हटाता है। अगर हम इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स को देखते हैं जो कि वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में पॉजिटिव आयंस होते हैं, कैल्शियम, हाइड्रोजन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये पॉजिटिव आयंस के अंदर आते हैं। नेगेटिव आयंस में अगर हम नेगेटिव आयंस रहते हैं, सॉरी पॉजिटिव आयंस रहते हैं, देन ये सारी चीज़ें रहती हैं। नेगेटिव आयंस में कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोनेट, क्लोराइड, फ्लोराइड, फॉस्फेट्स, ये सारी चीज़ें इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आती हैं। ऑर्गेनिक का अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट्स में ग्लूकोज रहता है, लिपिड्स में कोलेस्ट्रॉल एंड लेसिथिन रहता है, नाइट्रोजन में नॉन प्रोटीन अमोनिया एंड यूरिया रहता है, देन प्रोटीन ग्लोब्यूलिन म्यूसिन होता है, परऑक्सीडाइज होते हैं, एंजाइम्स होते हैं। तो ये सारे इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं। तो जो कैल्शियम एंड फॉस्फेट जो सलाइवा में प्रेजेंट रहते हैं वो नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं, ठीक है। ये जो कैल्शियम होता है और ये जो फॉस्फेट होता है, ठीक है, ये नेचुरल डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। और अगर कहीं पे कैविटेशन हो जाता है तो रीमिनरलाइजेशन जब होता है एक्सपोज सरफेस पे, तो वो क्या होती है, हार्डर हो जाती है और डार्क ब्राउन और ब्लैक कलर में हो जाती है, जो कि उसको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करती है। देन आते हैं अब हम सलाइवा में ही उसका पीएच अगर हम देखते हैं तो जनरली सलाइवा का पीएच 5.5 होता है, और उसे हम किससे डिटरमाइन करते हैं, बाइकार्बोनेट कंसंट्रेशन से। अगर पीएच कब बढ़ेगा, अगर फ्लो रेट ज़्यादा रहेगा। तो अगर पीएच कम है, ठीक है, तो वो कैविटी को, अगर पीएच कम है तो कैविटी फॉर्म करवाने में मदद करेगा क्योंकि वो एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है ना।
और जनरली इसका जो pH होता है वो 5.5 होता है। देन विस्कोसिटी जो है वो मेनली सलाइवा की म्यूसिन कंटेंट की वजह से होती है। केरीज इंसिडेंस ज़्यादा एसोसिएटेड रहेगा थिक और म्यूसिनस सलाइवा से। देन क्वांटिटी अगर हम देखते हैं सलाइवा की तो 700 to 800 मिलीलीटर पर डे होता है। ये एक पर्टिकुलर गिवन पीरियड ऑफ टाइम में सेक्रीट होता है और ये केरीज इंसिडेंस से बहुत रिलेटेड रहता है। कैसे? अगर सलाइवा कम रहेगा, अगर किसी पेशेंट को सलाइवरी ग्लैंड एप्लेशिया है या ज़ेरोस्टोमिया है तो उस कंडीशन में केरीज फॉर्मेशन जो है वो बहुत ज़्यादा रहेगा। सलाइवा में एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी भी रहती है लैक्टो परऑक्सीडेज की वजह से, जो क्या करता है माइक्रोबियल कॉलोनाइजेशन को कम करता है। देन लाइसोजाइम होता है जो कि क्या करता है डिग्रेड करता है नेगेटिवली चार्ज्ड पेप्टिडोग्लाइकन के लिए, जो कि प्लाक फॉर्मेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है। लैक्टोफेरिन जो रहता है ये आयरन बाइंडिंग बेसिक प्रोटीन रहता है। देन इम्यूनोग्लोबुलिन ए, इट इनहिबिट्स द अडहेरेंस एंड कॉलोनाइजेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये क्या करता है प्लाक फॉर्मेशन को कम करता है। ठीक है, इसीलिए इसमें एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टी होती है जो कि प्रोटेक्शन का काम करती है डेंटल केरीज को नहीं होने के लिए। देन हम होस्ट फैक्टर के अंडर हैंड ही हमने सलाइवा को देखा। देन अब हम ये अलग अलग ग्रुप्स में देखते हैं होस्ट फैक्टर में ही। तो रेस एंड एथनिक ग्रुप, ठीक है। नॉन यूरोपियन रेसेस सच एज अफ्रीकन एंड एशियन एंजॉयड फ्रीडम फ्रॉम केरीज देन यूरोपियंस। तो अफ्रीकन और एशियन जो लोग हैं उनमें केरीज नहीं होगी कंपेयर टू यूरोपियंस, ठीक है। क्यों? बिकॉज ऑफ डिफरेंट कल्चरल एंड देयर डाइटरी पैटर्न। इन्हीं की वजह से, या तो वो ऐसे एरिया में रहते हैं जहाँ का कल्चर डिफरेंट है या उनका डाइटरी पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी वजह से। अगर हम एज को देखते हैं तो जनरली पहले ऐसा बोला जाता था कि ये डिजीज़ ऑफ चाइल्डहुड है, बट नाउ इट शोज 3 पीक्स। कौन कौन सी एज में? ये वाइवा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस एज में ये अपने पीक शो करती है। तो एज 4 to 8 ईयर्स, 11 to 19 ईयर्स एंड 55 to 65 ईयर्स में। जेंडर में अगर हम देखते हैं तो गर्ल्स में ज़्यादा केरीज एक्सपीरियंस होता है। क्यों? बिकॉज दे हैव अर्ली चाइल्डहुड पीरियड, ठीक है, एंड लेटर एट एडोलेसेंट। अर्ली इरप्शन होते हैं टीथ में, मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंस होता है टीथ की मॉर्फोलॉजी में। देन दे आर मोर फॉन्ड टू स्वीट्स, उन्हें स्वीट्स ज़्यादा पसंद होती है और हार्मोनल चेंजेस की वजह से। ये सारे फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल रहते हैं कि फीमेल्स में या गर्ल्स में जो रहती हैं डेंटल केरीज ज़्यादा होती हैं। देन फेमिलियल हेरिडिटी अगर हम देखते हैं, कई बार डाइटरी पैटर्न और ओरल हाइजीन हैबिट्स जो होती हैं ट्रांसफ़र होती हैं फैमिली में। तो मैंसब्रिज जेन इन 1959 दे फाउंड दैट ग्रेटर रिजेम्बलेंस थी आइडेंटिकल ट्विंस में कंपेयर टू अनरिलेटेड पेयर ऑफ चिल्ड्रन। तो जो आइडेंटिकल ट्विंस थे उनमें जो चीज़ें थी वो सिमिलर थी, या डेंटल केरीज का प्रेवलेंस भी सिमिलर था कंपेयर टू नॉन आइडेंटिकल ट्विंस। देन इमोशनल डिस्टर्बेंस में से रिलेशन अगर हम देखते हैं तो स्ट्रेस लेवल जो है वो भी हाई केरीज इंसिडेंस को करवाता है। तो शिजोफ्रेनिक्स जो रहते हैं इनमें केरीज एक्टिविटी कम होती है। क्यों? बिकॉज ऑफ इंक्रीज सलाइवेशन। सलाइवेशन ज़्यादा होने की वजह से उनकी सलाइवा का पीएच भी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से उनमें केरीज जो हैं वो कम रहती हैं, ठीक है। देन न्यूट्रिशन का अगर हम देखते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा के लिए पूछा जा सकता है। न्यूट्रिशन में अगर हम देखते हैं तो कई बार इनेमल हाइपोप्लेसिया और सलाइवरी ग्लैंड एट्रोफी की वजह से जो सलाइवा जो है उसका फ्लो रेट कम होता है। जैसे ही फ्लो कम हुआ तो ससेप्टिबिलिटी टू केरीज ज़्यादा हो जाएगी। कई एक बार डिलेड शेडिंग भी होती है प्राइमरी टीथ की, न्यूट्रिशन से रिलेटेड रहती है, जो भी कई बार माल एडजस्टमेंट करवा सकती है। देन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का अगर हम देखते हैं तो जो लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस ग्रुप्स होते हैं उनमें डिकेट और मिसिंग टीथ ज़्यादा रहते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक तो केरीज पैटर्न अलग होता है और उसके बाद में हम देखते हैं केरीज पैटर्न अलग रहता है। कॉस्ट फैक्टर के बाद में अब हम देखते हैं एजेंट फैक्टर, उसमें आता है माइक्रोफ्लोरा।
वैरायटी ऑफ माइक्रोबियल फैक्टर्स आर एसोसिएटेड विद डेंटल केरीज। बहुत सारे माइक्रोबियल फैक्टर्स रिलेटेड रहते हैं, तो उनमें से कुछ हैं स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस विच इज़ रिलेटेड टू अर्ली केरियस लीजन। ठीक है, ये वाइवा में पूछा जाता है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो अर्ली केरीज से रिलेटेड रहते हैं। लैक्टोबैसिलाई जो डेंटल केरीज से रिलेटेड रहते हैं, एक्टिनोमाइसिस जो रूट केरीज से रिलेटेड रहते हैं। तो ये सारे जो हैं माइक्रोबियल फैक्टर्स वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं डेंटल केरीज के लिए। देन आते हैं हम डाइट। डाइट में हम सबसे पहले देखते हैं फिजिकल नेचर। लिक्विड कार्बोहाइड्रेट टेंड्स टू बी लेस कैरियोजेनिक, ठीक है, कंपेयर टू इक्वल अमाउंट ऑफ स्टिकी फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्यों ऐसा है? क्योंकि स्टिकी फॉर्म जो है वो स्टिक करके रह रहे हैं लंबे समय तक, प्रोलॉन्ग उनको केरीज एक्टिविटी के लिए कार्बोहाइड्रेट अवेलेबल है। एंड कंजम्पशन ऑफ स्वीट्स बिटवीन मील्स दैट ऑल्सो इंक्रीजेज द केरीज एक्टिविटी। ठीक है, तो फिजिकल नेचर जो रहता है वो ये रहता है कि मतलब जो लंबे समय तक अगर स्टिकी फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट की तो डेंटल केरीज से एसोसिएटेड रहेंगे। इन जनरल स्लोअर द ओरल क्लियरेंस टाइम ऑफ फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट हायर द केरीज एक्टिविटी। मतलब कार्बोहाइड्रेट अगर हमारे ओरल कैविटी से अगर स्लोली रिमूव होते हैं या उनका क्लियरेंस टाइम स्लोली है, तब वो केरीज एक्टिविटी के साथ में रिलेटेड रहेंगे। देन स्टीफेंस कर्व, ये इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन है। द पीएच ड्रॉप इन वेरियस कार्बोहाइड्रेट प्रिपरेशंस वर रिकॉर्डेड ऑन द ग्राफ। तो अलग अलग कार्बोहाइड्रेट की प्रिपरेशंस को ग्राफ पे रिकॉर्ड किया है। ग्रेटेस्ट फॉल पीएच का जो था वो सुक्रोज रिंस के बाद में हमें ज़्यादा देखने को मिला कंपेयर टू सॉर्बिटॉल। ठीक है, जब सुक्रोज रिंस हुआ तो यहाँ से पीएच जो है वो ग्रेटेस्ट फॉल हुआ। तो 5.5 से बिलो अगर हम लोग देखते हैं, जो नीचे की तरफ अगर है तो डीमिनरलाइजेशन रहता है, प्लाक जो रहता है पीएच प्लाक का। देन रीमिनरलाइजेशन के लिए हमें पीएच जो है वो ज़्यादा चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर कम हुआ तो वो केरीज एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा। ठीक है, तो ये स्टीफेंस कर्व है जो कि कई बार वाइवा में पूछा जाता है। देन आफ्टर दैट विल कम टू द एनवायरमेंटल फैक्टर। तो एनवायरमेंटल फैक्टर में सबसे पहला अगर हम देखते हैं ज्योग्राफिक वेरिएशन, इसमें आता है लैटिट्यूड, डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्ट, सनशाइन, टेम्परेचर, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, रेनफॉल, फ्लोराइड लेवल, टोटल वाटर हार्डनेस, ट्रेस एलिमेंट्स, सॉइल एंड अर्बनाइजेशन। ठीक है, इनको वन बाय वन हम डिटेल में देखते हैं। लैटिट्यूड, लैटिट्यूड इंक्रीजेज विद डिक्रीज सनशाइन। अगर लैटिट्यूड बढ़ेगा तो सनशाइन कम होगा। इसका मतलब क्या होगा? सनशाइन कम है तो विटामिन डी कम होगा, जिसकी वजह से हाइपोप्लेजिया ऑफ टीथ होगा, वही केरीज एक्टिविटी को बढ़ाएगा। तो इन इंडिया, इथोपिया, चाइना, इनमें लेस केरीज है। क्यों? बिकॉज दे आर नियर टू इक्वेटर, कंपेयर टू ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड बिकॉज दे आर फार अवे फ्रॉम द इक्वेटर। तो ये भी कई बार वाइवा में पूछा जाता है। देन डिस्टेंस फ्रॉम सी कोस्ट अगर हम देखते हैं तो केरीज प्रेवलेंस इज मैक्सिमम एट सी कोस्ट। सी कोस्ट के ऊपर केरीज जो है वो सबसे ज़्यादा रहेंगी। सनशाइन का अगर हम देखते हैं, अल्ट्रावायलेट लाइट फ्रॉम सन इज हैव एबिलिटी टू प्रमोट द सिंथेसिस ऑफ विटामिन डी। ठीक है, स्किन और टिश्यूज़ के अंदर, तो उसकी वजह से क्या होगा? केरीज इंसिडेंस कम होगा। तो सनशाइन हमें अगर सही मिलेगी तो हमारा केरीज जो है वो भी कम रहेगा। देन हम देखते हैं टेम्परेचर। टेम्परेचर ऑल्सो वेरीज विद लैटिट्यूड एंड एल्टीट्यूड। लो द टेम्परेचर हाई केरीज प्रेवलेंस। ठीक है, अगर टेम्परेचर कम है तो केरीज प्रेवलेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है। देन ह्यूमिडिटी, हायर कोरिलेशन विद द केरीज प्रेवलेंस। ह्यूमिडिटी का कोरिलेशन हाई होता है कि हाई ह्यूमिडिटी होगा, मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, तो उसकी वजह से क्या रहेगा? वो अल्ट्रावायलेट रेज को और सनलाइट को ब्लॉक कर देगा। अब सनलाइट कम आ रही है, मतलब कि वही विटामिन डी सिंथेसिस वो सब नहीं हो रहा है और केरीज एक्टिविटी हमारी बढ़ रही है। रेनफॉल का अगर हम देखते हैं तो रेनफॉल की वजह से क्या होगा? इट लीचेस द मिनरल्स फ्रॉम सॉइल एंड ब्लॉक द सनलाइट। सनलाइट को ब्लॉक करता है,
मिनरल को भी सॉइल में से हटा देता है। तो रेनफॉल और ह्यूमिडिटी जो है ये दोनों ही डेंटल केरीज प्रेवलेंस से लिंक्ड रहती हैं। फ्लोराइड कंटेंट का अगर हम देखते हैं, हाई फ्लोराइड कंटेंट अगर रहता है तो केरीज जो है वो कम है, ठीक है। और मैक्सिमम केरीज रिडक्शन जो रहता है वो 1 ppm पे रहता है फ्लोराइड फ्रॉम ऑल सोर्सेज। फ्लोराइड के बारे में अगर आप और जानना चाहते हैं तो आप इसी चैनल पर वीडियो में जाकर फ्लोराइड्स की वीडियो में देख सकते हैं। देन टोटल वाटर हार्डनेस। वाटर हार्डनेस इज मेजर्ड बाय द कंसंट्रेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। पानी में कितना कैल्शियम कार्बोनेट है उससे हम हार्डनेस को देखते हैं। तो वाटर हार्डनेस का और केरीज का इनवर्स रिलेशन है, ठीक है, उल्टा है, एक बढ़ेगा तो एक कम होगा, ऐसा है। तो ये सारे हमारे एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे। उसके बाद इन्हीं एनवायरमेंटल फैक्टर्स का और आगे फर्दर देखते हैं तो ट्रेस एलिमेंट्स के अंदर हम देखते हैं तो सेलेनियम इज फर्स्ट माइक्रो न्यूट्रिएंट दैट इज केपेबल ऑफ इंक्रीजिंग द केरीज। सेलेनियम जो है ये केरीज को इंक्रीज करता है, ठीक है। और अगर ये डेवलपमेंटल पीरियड ऑफ टीथ में और स्ट्रक्चर के अंदर अगर ये इनकॉर्पोरेट हो जाए तो मॉलिब्डेनम, वेनेडियम एंड स्ट्रॉन्शियम जो है ये केरियोस्टैटिक होते हैं। तो ये वाइवा में पूछा जाता है कि कौन सा केरियोस्टैटिक है और कौन सा जो है वो केरियोजेनिक है, ठीक है। तो ये पूछे जाते हैं। देन सॉइल, अगर सॉइल का पीएच हाई है और हाई मॉलिब्डेनम है, ठीक है, पीएच अगर हाई रहेगा और मॉलिब्डेनम अगर हाई है तो केरीज में जो रहेगा वो प्रेवलेंस जो है केरीज का वो कम रहेगा, ठीक है। अर्बनाइजेशन में अगर हम देखते हैं तो अर्बन एरियाज में केरीज ज़्यादा रहेंगी। क्यों? क्योंकि वो लोग रिफाइंड फूड स्टफ्स ले रहे हैं, ठीक है, जो अर्बन कम्युनिटी है तो उनमें ज़्यादा मिलेगा। देन सोशल फैक्टर्स का अगर हम देखते हैं तो इकोनॉमिक स्टेटस, सोशल प्रेशर, प्रोविजन ऑफ गुड प्रिवेंटिव मेजर्स, तो ये क्या करते हैं, बेटर डेंटल केयर की डिमांड करते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से इनका जो केरीज प्रेवलेंस होता है कई बार कम रहता है। इंडस्ट्रियल हैजार्ड्स में अगर हम देखते हैं तो कार्बोहाइड्रेट डस्ट, एसिड फ्यूम्स, ये दोनों ही डिलीटेरियस इफेक्ट करवाती है टीथ के ऊपर और ये केरीज को प्रमोट करती है और केमिकल इरोजन को भी प्रमोट करती है। तो ये सारे फैक्टर्स थे जो डेंटल केरीज, एनवायरमेंटल फैक्टर्स थे जो डेंटल केरीज से रिलेटेड थे। अब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है डैट स्टडीज ऑन डेंटल केरीज, ठीक है। ये अभी हम वाइवा के हिसाब से देखेंगे। डिटेल वीडियो इसकी अगली आप देख सकते हैं क्योंकि इतनी बड़ी वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं है। तो अभी आप फिलहाल के लिए वाइवा के तौर पर इसको देख लीजिए। तो जो एपिडेमोलॉजिकल स्टडीज़ डेंटल केरीज के ऊपर, डाइट के ऊपर हुई है, तो विपहॉम स्टडीज़ जो विपहॉम हॉस्पिटल में स्वीडन में हुई थी, जो कि एक मेंटली चैलेंज्ड इंस्टीट्यूशन है। यहाँ 5 ईयर का इन्वेस्टिगेशन हुआ था 436 एडल्ट इनमेट्स पे। तो क्या कंक्लूड किया गया कि इंक्रीज इन कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज द केरीज एक्टिविटी। अगर कार्बोहाइड्रेट बढ़ेगा तो केरीज एक्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट स्टडी होपवुड हाउस स्टडी है जो कि इंस्टीट्यूशन है चिल्ड्रन के लिए 7 to 14 ईयर्स में। तो इसमें क्या एक्सपेरिमेंट किया गया था कि डेंटल केरीज कैन बी रिड्यूस्ड बाय कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्शन डाइट इवन इन प्रेजेंस ऑफ अनफेवरेबल ओरल हाइजीन। मतलब हम ओरल हाइजीन भी ठीक से नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर हमने कार्बोहाइड्रेट रेस्ट्रिक्ट डाइट में करा है तो डेंटल केरीज जो है वो कम होगी। तुर्को शुगर स्टडीज़ में ये इन्वेस्टिगेशन हुआ है केरीज डेवलपमेंट के ऊपर, ठीक है। तो इसमें क्या है कि सुक्रोज जो है वो हाईली केरियोजेनिक रहा है, फ्रक्टोज जो है वो लेस केरियोजेनिक है एट द एंड ऑफ 24 मंथ, एंड जाइलेटॉल जो है वो एंटी केरियोजेनिक है, ठीक है। तो ये तुर्को शुगर स्टडी के अंदर बताया गया है इन्वेस्टिगेशन जो है। तो कंक्लूड ये हुआ है कि सुक्रोज जो है वो सबसे ज़्यादा केरियोजेनिक है। देन ट्रिस्टन डा कुन्हा, ये एक आइलैंड है ट्रिस्टन डा कुन्हा। तो वॉल्केनो जो था एंटायर कम्युनिटी में, उसकी वजह से पूरी एंटायर कम्युनिटी इंग्लैंड मूव कर गई, ठीक है, उस आइलैंड से। तो
पहले माइग्रेशन से पहले 1932 और 1937 में केरीज प्रिवलेंस को देखा गया तो तब तो वो 0% थी, लेकिन 1962 में देखा तो 50% और 1966 में देखा तो 80% इंक्रीज हो गई वो आफ्टर माइग्रेशन टू इंग्लैंड। तो पहले इंग्लैंड में जाने से पहले तो उनका केरीज प्रिवलेंस 0 था, पर बाद में मूव होने के बाद में वो 50 to 80 हो गया। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उनकी जो डाइट जो थी वो चेंज हो गई और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशन वगैरह वो सारी चीज़ें भी चेंज होने की वजह से ऐसा हुआ। देन हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस due to reduced level of fructose 1-phosphate aldolase enzyme that require for metabolism of sucrose and fructose। सुक्रोज और फ्रक्टोज के मेटाबॉलिज्म के लिए हमें ये एल्डोलेज एंजाइम की ज़रूरत पड़ती है। तो कई बार क्या होता है, फ्रक्टोज को कोई इनटॉलरेट अगर कर पाए तो उनमें केरीज लेवल जो रहता है वो हमें कम देखने को मिलेगा। तो ये कब स्टडी की गई? इन 1969 न्यूब्रन टैबुलेटेड दैट केरीज प्रिवलेंस वाज एक्सट्रीमली लो, कम था, जो कि हेरिडिटरी फ्रक्टोज इंटॉलरेंस वाले जो पेशेंट थे उनमें हमें केरीज प्रिवलेंस कम देखने को मिला। तो ये सारी जो डाइट स्टडीज़ थी डेंटल केरीज के ऊपर, ये वाइवा पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। इसकी डिटेल वीडियो आप अगली वीडियो में देख सकते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। देन रीजंस फॉर केरीज डिक्लाइन एंड राइज। ठीक है, डिक्लाइन होने का क्या कारण है? एक तो अवेयरनेस बढ़ गई है, डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया चेंज हो गया है, शुगर कंजम्पशन कम हो गया है, हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई है। देन फ्लोरिडेशन ऑफ वाटर सप्लाई होने की वजह से फ्लोराइड सप्लीमेंट्स यूज़ होने लग गए हैं, फ्लोराइड डेंट्रीफाइसेस होने लग गए हैं, उसकी वजह से केरीज जो है हमारी कम होने लग गई है। अब बढ़ क्यों रही है? कई बार हम शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा ले रहे हैं, रिसोर्सेज अगर कम हैं, सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर रेस्पॉन्सिबल रहते हैं, देन वाटर फ्लोरिडेशन का अगर लैक है, नहीं मिल रहा है, अवेयरनेस ठीक से नहीं है और प्रिवेंटिव डेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स अगर नहीं हो रहे हैं, तो ये राइज करवाते हैं डेंटल केरीज को। देन हम डेंटल केरीज को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसके कंट्रोल करने का रहता है केमिकल मेथड, न्यूट्रिशनल मेथड एंड मैकेनिकल मेथड। तो केमिकल मेथड में क्या होते हैं? वो सब्सटेंसेस जो ऑल्टर करते हैं टूथ सरफेस को। ठीक है, ये जो टूथ सरफेस है उसी को ही ऑल्टर कर देते हैं, जैसे फ्लोराइड, आयोडाइड, सिल्वर नाइट्रेट, जिंक क्लोराइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये इसमें रहता है केमिकल सब्सटेंस। तो ये वाले जो सब्सटेंस होते हैं ये ऑल्टर करते हैं। देन सेकेंड सब्सटेंस होते हैं, दे इंटरफेयर विद द कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन थ्रू एंजाइमेटिक ऑल्ट्रेशन। एंजाइमेटिक ऑल्ट्रेशन की वजह से वो कार्बोहाइड्रेट का डिग्रेडेशन होने ही नहीं देते हैं, वो होते हैं विटामिन के। देन थर्ड आते हैं केमिकल मेथड में सब्सटेंस दैट विल इंटरफेयर विद द बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। वो कौन होते हैं? यूरिया, अमोनियम कंपाउंड, नाइट्रोफ्यूरेंस, एंटीबायोटिक्स, ये सारे रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी केमिकल मेथड में आती थी, जो सब्सटेंस जो टूथ सरफेस को ऑल्टर करते हैं, कार्बोहाइड्रेट डिग्रेडेशन को इंटरफेयर करते हैं और बैक्टीरियल ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म को इंटरफेयर करते हैं। देन आता है न्यूट्रिशनल मेथड। ठीक है, उसमें क्या होता है? हमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट इनटेक को कम करना है, देन इन बिटवीन मील्स शुगर को अवॉइड करना है, हमें फॉस्फेट डाइट लेना है। ठीक है, जो फूड एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट शो करते हैं वो हैं मिल्क, क्योंकि इसमें लैक्टिक एसिड होता है, चीज़ जो सलाइवेशन को इंक्रीज करता है, प्रोटेक्टिव कोटिंग देता है, फाइब्रस फूड जिनमें रफेज रहता है, देन जाइलिटॉल, मैनिटॉल, सॉर्बिटॉल, ग्रीन और ब्लैक टी, ये सारी चीज़ें जो रहती हैं, ग्रीन और ब्लैक टी के अंदर भी हमें फ्लोराइड आयन कंटेंट मिलता है। तो ये सारी चीज़ें जो है ये एंटी कैरियोजेनिक इफेक्ट शो करती हैं फूड के। तो जाइलिटॉल जो होता है ये क्या करता है? प्लाक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है, कम कर देता है इसकी एसिडिटी को, सलाइवरी फ्लो को बढ़ाता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, रीमिनरलाइजेशन को एनहेंस करता है। तो नाउअडेज जाइलिटॉल जो है ये बहुत ज़्यादा यूज़ में है। देन मैकेनिकल मेथड में हम लोग देखते हैं, उसमें आता है ओरल प्रोफाइलैक्सिस, ब्रशिंग मेथड्स, इंटरडेंटल क्लीनिंग एड्स, डिस्क्लोजिंग एजेंट्स, ओरल इरिगेटर्स, डिटर्जेंट फूड्स, सलाइवरी स्टिमुलेंट्स, पिट एंड फिशर सीलेंट्स। तो ये सारे मैकेनिकल मेथड में आते हैं। अब रिसेंट एडवांसमेंट क्या क्या आ गए? लेज़र्स आ गए हैं जो कि डीमिनरलाइजेशन को कम करता है, तो आर्गन लेज़र का यूज़ ज़्यादा होने लगा है। जेनेटिक मोडालिटीज़ हैं
पॉलीमेरिक कोटिंग्स हैं, केरीज वैक्सीन्स हैं, एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनाइजेशन है, प्रोबायोटिक्स है, और इन्हीं रिसेंट एडवांसमेंट में हम xylitol को भी ऐड कर सकते हैं। तो ये सारे मेथड्स थे केरीज कंट्रोल के लिए, जो कि कई बार ऐसे ही शॉर्ट नोट भी पूछा जाता है। ठीक है, प्रिवेंशन, केरीज कंट्रोल। देन नेक्स्ट हम देखते हैं प्रिवेंटिव स्ट्रेटजीज फॉर डेंटल केरीज। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाइवा में पूछा जाता है। तो आप ये लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन वाली वीडियो में भी जाकर आप देख सकते हैं, आपको और ज़्यादा डिटेल में क्लियर होगा इसी चैनल पर। फिलहाल हम लोग देखते हैं डेंटल केरीज के लिए प्रिवेंटिव स्ट्रेटेजीज क्या है। तो लेवल्स ऑफ प्रिवेंशन में हम देखते हैं तो 3 लेवल रहते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी लेवल। और इसी में हम मोड ऑफ इंटरवेंशन देते हैं प्राइमरी लेवल के अंदर, हेल्थ प्रमोशन एंड स्पेसिफिक प्रोटेक्शन। सेकेंडरी लेवल में हम देखते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट। देन टर्शरी में हम डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन देखते हैं। मोड ऑफ इंटरवेंशन मतलब हम उन्हें क्या ट्रीटमेंट प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय इंडिविजुअल, कोई एक इंडिविजुअल क्या प्रोवाइड कराएगा, तो डाइट प्लानिंग, ठीक है, हेल्थ प्रमोशन में इसमें डिमांड फॉर डेंटल केयर करेगा। स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में वो फ्लोरिडेटेड टूथपेस्ट, देन ओरल हाइजीन प्रैक्टिसेस, फ्लोरिडेटेड वाटर, फ्लोराइड कंटेंट, इनका यूज़ करेगा। अब सर्विसेज जो प्रोवाइड की जाती हैं कम्युनिटी द्वारा, ठीक है, वो तो इंडिविजुअल लेवल पे था। अब हेल्थ प्रमोशन में क्या होता है, डेंटल हेल्थ एजुकेशन, ठीक है, कम्युनिटी में हमें डेंटल हेल्थ एजुकेशन प्रोवाइड करना है और रिसर्च को प्रमोट करना है, जो डेंटल केरीज को इंक्रीज करने वाले जो फैक्टर्स हैं उस चीज़ का हमें पता लगाना है। देन स्पेसिफिक प्रोटेक्शन में हमें क्या करना है, कम्युनिटी या स्कूल वाटर फ्लोरिडेशन करवाना है, फ्लोराइड माउथ रिंस करवाना है, टैबलेट, स्कूल फ्लोराइड माउथ रिंस टैबलेट, सीलेंट प्रोग्राम वहाँ पे करवाना है। अब एक डेंटल प्रोफेशनल क्या सर्विस प्रोवाइड कर सकता है प्राइमरी लेवल पे, वही हेल्थ एजुकेशन, प्लाक कंट्रोल प्रोग्राम, देन डाइट काउंसलिंग, रिकॉल एंड रीइंफोर्समेंट, केरीज एक्टिविटी टेस्ट, ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी चीज़ें एक डेंटिस्ट कर सकता है हेल्थ प्रमोशन वाले फेज में, प्राइमरी लेवल में। और स्पेसिफिक प्रोटेक्शन क्या हो सकता है ताकि डेंटल केरीज आगे ना बढ़े, क्योंकि रिस्क फैक्टर है, केरीज अभी डिजीज़ अभी नहीं हुई है, तो हम फ्लोराइड का एप्लीकेशन कर सकते हैं, टॉपिकल फ्लोराइड को, फ्लोराइड सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, पिट एंड फिशर सीलेंट्स दे सकते हैं ताकि फर्दर कैविटी प्रिपेयर ना हो। सेकेंडरी लेवल पे अगर हम देखते हैं अर्ली डायग्नोसिस एंड प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट में सेल्फ एग्जामिनेशन इंडिविजुअल लेवल पर होता है और डेंटल सर्विसेज को यूज़ किया जाता है और कई बार रेफरल भी रहता है। कम्युनिटी बेस पे हम देखते हैं तो पीरियोडिक स्क्रीनिंग और रेफरल किया जाता है एंड प्रोविजन रहता है डेंटल सर्विसेज का। देन डेंटल प्रोफेशनल क्या करता है, कंप्लीट एग्जामिनेशन करता है इंसिपिएंट लीजन का, देन सिंपल रेस्टोरेशंस देता है, प्रिवेंटिव प्रोग्राम्स रहते हैं, पल्प कैपिंग देता है। तो ये सारे सेकेंडरी लेवल पे। टर्शरी लेवल पे अगर हम देखते हैं तो डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन में हम डेंटल सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं इंडिविजुअल लेवल पे, और रिहेबिलिटेशन में भी डेंटल सर्विसेज यूज़ की जाती है। देन प्रोविजन ऑफ डेंटल सर्विसेज हम देते हैं कम्युनिटी लेवल पर, उन्हें बताया जाता है कि ये चीज़ें होती हैं डिसेबिलिटी लिमिटेशन एंड रिहेबिलिटेशन में। देन अगर डिसेबिलिटी लिमिटेशन में हम देखते हैं डेंटिस्ट क्या कर सकता है, अगर कॉम्प्लेक्स रेस्टोरेशन है तो उसे ट्रीट करना है, पल्प इन्वॉल्व है तो पल्पोटमी, आरसीटी, रूट कैनाल्स, एक्सट्रैक्शंस, ये सारी चीज़ें डिसेबिलिटी लिमिटेशन में आती है। और रिहेबिलिटेशन में हम देखते हैं कि अब ऑलरेडी डैमेज हो गया है तो हम उसको प्रोस्थेटिक्स देते हैं, ठीक है, जो भी प्रोस्थेसिस है, देन माइनर टूथ मूवमेंट, इम्प्लांट्स, ये जो भी चीज़ें प्रोवाइड करवानी होती है वो हमें देनी होती हैं। तो ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी लेवल पे इंडिविजुअल, कम्युनिटी और डेंटिस्ट क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, वाइवा के लिए पूछा जाता है, शॉर्ट नोट आ सकता है इसके ऊपर और लॉन्ग नोट का भी हिस्सा हो सकता है। देन कंक्लूजन हम क्या देंगे, डेंटल केरीज इज कंसिडरेबल बर्डन, स्टिल अ बर्डन, ठीक है, इन डेवलपिंग वर्ल्ड एंड लेसर एक्सटेंड टू डेवलप्ड वर्ल्ड, ठीक है, अभी भी ये बर्डन है। द डायनामिक्स ऑफ एपिडेमियोलॉजी इज डिस्क्रिप्टिव, डेंटल केरीज की जो डायनामिक्स है वो डिस्क्रिप्टिव है
अभी भी फ्लोराइड्स एंड स्ट्रेप्टोकोकाई हैव मेड इट पॉसिबल टू एडवांस बियॉन्ड द डिस्क्रिप्टिव फेज ऑफ एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी इनटू हाइपोथिकेशन, एनालिसिस एंड फाइनली एक्सपेरिमेंट। मतलब डिस्क्रिप्टिव से ये ट्रांसफर हो गई है, ठीक है, हाइपोथेसिस फॉर्मेशन में, एनालिसिस में और एक्सपेरिमेंटल स्टडी के अंदर अब ये फ्लोराइड और स्ट्रेप्टोकोकाई, इनकी वजह से ये डिस्क्रिप्टिव से अब ये एक्सपेरिमेंटल पे ट्रांसफर हो गई है। फर्दर वी हैव टू explore it with the help of epidemiological tool for probing the causal factor operating at demographic level in our country, ठीक है, that will throw a light in understanding and management of dental caries। मतलब अब हमें इसे डेमोग्राफिक लेवल के ऊपर और मतलब बड़े लेवल के ऊपर इसको हमें कंक्लूड करना होगा, क्योंकि ये एक बर्डन है, मल्टीफैक्टोरियल है, इरिवर्सिबल और प्रोग्रेसिव है और बहुत सारे फैक्टर्स से रिलेटेड है, इसलिए हमें इसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। टिल देन टेक केयर, बाय।